राइजिंग भारत में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। ये एक स्पेशल एपिसोड है जिसमें हम लोग लीगल मेंटरशिप प्रोग्राम करने जा रहे हैं और जो हमारा सबसे पहला एपिसोड है जिसको क्योंकि आप सब लॉ स्टूडेंट्स हो, हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो किन अधिकारों का प्रयोग हमें और कैसे करना है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का समय है और लोग जो है जिस तरीके से एक केस स्टडी हम लोग आज करने जा रहे हैं, जो शर्मिष्ठा बेनोली जो पुणे बेस्ड एक लॉ स्टूडेंट थी और किस तरीके से जो है उसके सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से उसे एफआईआर का सामना करना पड़ा और आने वाले समय में उसके अरेस्टिंग भी हुई और इसमें डिफरेंट कोर्ट्स के क्या व्यूज़ थे, इन सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से लॉ आपको बहुत सारे या हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, जो हमें कई अधिकार देता है, लेकिन अधिकारियों के साथ हमारे कई कर्तव्य भी हैं और इसलिए जब भी हम सोशल मीडिया, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है आज के समय में, अगर हम सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट डाल रहे हैं तो हमें बहुत सोच समझ के कोई भी पोस्ट डालना चाहिए। तो इसलिए अब आज जो है हम लोग इस केस स्टडी को जानने या समझने की कोशिश करेंगे कि शर्मिष्ठा बेनोली जिसके अगेंस्ट जो है कैलकाटा में गार्डन रीच पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च हुआ अंडर वेरियस सेक्शंस लाइक 196 1A या 299 और 352 353, ये सारी BNSS के जो सेक्शंस हैं उनके अंतर्गत जो है इन धाराओं पे इनके अगेंस्ट जो है एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ। और घटना ऐसी थी जैसे इंट्रोडक्शन कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की घटना के बाद कई सारे पोस्ट आ रहे थे पाकिस्तान को लेके और जिस तरह के लोग अपनी अपनी एक्साइटमेंट या अपना जो विचार है वो सोशल मीडिया पे दे रहे थे और इसी एक्साइटमेंट में आकर शर्मिष्ठा बेनोली ने भी जो है एक पोस्ट किया और जिसको लेकर ये सारी कंट्रोवर्सी हुई। और जब ये इस तरह के कमेंट जो है जब किसी समुदाय विशेष को लेकर था तो इस वजह से एक ही नहीं कई मल्टीपल केसेस उसके अगेंस्ट रजिस्टर्ड हो गए। तो अब आप लोग अपने क्वेश्चंस दे सकते हो और देन वी कैन इट विल बी द ओपन डिस्कशन। Sir, I wanted to ask whether the arrest of Shर्मिष्ठा Benoli violates her fundamental right or freedom of speech and expression under Article 19, Clause 1 clause 8. It's very significant, yes, like you have a freedom of speech in constitution। जैसे हमारा संविधान जो है हमें ये आज़ादी देता है कि अपने स्पीच पे आपको फ्रीडम है बोलने पे, लेकिन फ्रीडम आपके फ्रीडम से, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम सबको समझनी चाहिए कि अगर आपके फ्रीडम से किसी का सेंटिमेंट हर्ट होता है तो वहाँ पे आपकी फ्रीडम खत्म हो जाती है। और जब वो सेंटिमेंट किसी समुदाय का, किसी धर्म विशेष का है, तो अगर आप उस लाइन को क्रॉस कर जाते हैं तो वहाँ पे आपकी फ्रीडम की एक लिमिटेशंस है। इसी बात को हमें समझना है कि जब हम सोशल मीडिया या किसी भी पब्लिक डोमेन में हैं या पब्लिक प्लेसेस में हैं, क्योंकि इस केस में सोशल मीडिया का यूज़ किया गया, अदरवाइज़ कई बार देखे होंगे कि बड़े बड़े नेताओं पे भी केस हो जाता है जब वो किसी मंच पे कोई ऐसी बात कह देते हैं जो किसी समुदाय या किसी पब्लिक डोमेन में किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के सेंटिमेंट को हर्ट करता है। तो आपकी आज़ादी जो बॉटम लाइन है वो किसी भी समुदाय या किसी दूसरे व्यक्ति विशेष के सेंटिमेंट या उनके बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। आपकी आज़ादी से अगर किसी को किसी भी तरह का नुकसान होता है या किसी के सेंटिमेंट हर्ट होते हैं तो वहाँ पे आपकी आज़ादी खत्म हो जाती है। तो इस बात को कि हमें आज़ादी तो मिली है बट उसको बड़े संवैधानिक तरीके से और बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना है। Sir, could you elaborate whether the exercise of police powers across the state boundaries, which is Kolkata police arresting in Gurugram, violated the principles of federalism and jurisdiction under criminal law? Yes, कि कलकत्ता पुलिस ने जो अरेस्टिंग करी और जिस तरीके से अरेस्टिंग हुई, जब हम सारे सेक्शंस पे जाते हैं और नॉर्मल प्रैक्टिस यस है कि इसमें सबसे पहले नोटिस सर्व किया जाता है, बिकॉज ये सारे जो भी सेक्शंस लिए गए थे, जिन सेक्शंस में ये इस तरह के केस जो एफआईआर दर्ज हुए थे उसमें 3 साल से कम सजा है।
तो यहाँ पे नेचुरल बात है कि सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, इसमें जो है मतलब अरेस्टिंग की ज़रूरत अगर नहीं है, और इसमें जैसे नेचुरल है कि ये तो मैंडेटरी गाइडलाइंस थे कि भाई आपको पहले नोटिस देने हैं, तो सेक्शन 41 या सेक्शन 91 जो है तो आपको पहले नोटिस देना है और नोटिस के बाद फिर आगे की कार्रवाई करनी है। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पैदा होता है, क्योंकि इस तरह की अरेस्टिंग से पहले वारंट की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे जुडिशियल क्वेश्चन रेज होता है कि जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है जो वारंट इशू कर रहा है, क्योंकि इस तरह के केस में ये सवाल पैदा होता है कि भाई आपके पास वारंट है या नहीं। लेकिन जैसा कि कलकत्ता पुलिस ने इस बात में, क्योंकि जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो तो आपका वारंट चेक किया जाता है, और दूसरी बात है कि आपको ट्रांजिट रिमांड लेना होता है। तो जैसे आप दूसरे स्टेट में जाओगे तो दूसरे स्टेट में दूसरे स्टेट की पुलिस है, तो आपको उस पुलिस के जो लोकल पुलिस स्टेशन में जहाँ पे अक्यूज़ रह रहा है उसको इन्फॉर्म करना होता है, और सबसे पहले जो है आपको ट्रांजिट रिमांड लेके आपको कंसर्न कोर्ट में प्रेजेंट करना होता है अक्यूज़ को। तो इस प्रक्रिया में जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है समझने की कि क्या अरेस्टिंग इतनी ज़रूरी थी, नंबर 1। नंबर 2, क्या अरेस्टिंग से पहले जो प्रोसीजर फॉलो करना होता था, जैसे जो नोटिस वाले प्रोसीजर्स हैं, उसको फॉलो किया गया या नहीं। दूसरी बात कि क्या मजिस्ट्रेट को कैसे कन्विंस किया गया कि भाई इसका अरेस्टिंग के बिना काम नहीं चलेगा। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको समझना है कि और यहाँ पे जो एक जुडिशियल माइंड, जो एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये कहा है कि जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है, इट्स नॉट अ पोस्ट ऑफिस लाइक वेयर एनीबडी कैन पुट एनी कंप्लेंट काइंड ऑफ थिंग। नो, द मजिस्ट्रेट कोर्ट हैज़ अ फुल राइट टू एक्सरसाइज the real cause behind the complaint and to check, verify and everything। तो इस केस में ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कंप्लेन कैसे आया, या कंप्लेन करने वाला कौन है, उसके पीछे, कंप्लेन के पीछे की मंशा क्या है, क्या इसमें रियली इतनी जल्दीबाजी से अभी वारंट इशू करना ज़रूरी है, या कई बार ऐसा होता है कि पहले समन इशू किए जाते हैं, फिर अवेलेबल वारंट इशू होते हैं, फिर नॉन अवेलेबल वारंट इशू होते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ प्रोसेस आर इन्वॉल्व। तो ये एक विषय है जो जुडिशियल डिबेट का है, क्योंकि अब ये घटना घट गई है और इट इज़ ऑलरेडी देयर। लेकिन ये सारे सवाल ज़रूर उठते हैं, क्योंकि इसमें एक पहलू और है समझने वाली कि बाद में जो कंप्लेनेंट था उस पर जो है वो आसाम में केस दर्ज हो गया, और उसका रिकॉर्ड जब देखा गया तो वो भी इस तरह के ही मीडिया इन्फ्लुएंसर, जो वजाहत खान जो कंप्लेनेंट था, उसने भी इस तरह के ही कंप्लेन किए हुए थे। तो सवाल ये पैदा होता है, और बाद में उसकी भी अरेस्टिंग हुई। तो ये सवाल पैदा होता है कि आपके कंप्लेन के पीछे मंशा क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जिसमें हम लोग जुडिशियल लैंग्वेज में हमेशा कोर्ट में यूज़ करते हैं कि वेदर द कंप्लेनेंट हैज अप्रोच्ड द कोर्ट विद अ क्लीन हैंड और ही हैज सम एजेंडा बिहाइंड इट। So, could you tell us that what's the stand on the support by BCI chairman out of the circle? यस, इसमें हमारे BCI के चेयरमैन जो अभी राज्यसभा के सांसद भी हैं, ऑनरेबल, और मनन मिश्रा जी ने, उन्होंने इस मामले में एक उठाया भी, और उन्होंने कहा कि भाई कलकत्ता पुलिस को जो है, बिकॉज वो एक लॉ की स्टूडेंट भी थी, और इस केस में यस FIR हुआ और ट्रायल चलना चाहिए था इस बात में, क्योंकि किसी को भी जो है अपनी आज़ादी के नाम पे अपनी सीमाएं लांघने का हक नहीं है। और जो सेक्शन इसमें आए हैं, तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं आप किसी कम्युनिटी के रिलीजियस सेंटिमेंट को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो नेचुरल है कि आपके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है। लेकिन एक यही सवाल था कि बिकॉज शी वॉज अ फीमेल एंड जस्ट आई थिंक सो 21 ईयर ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट, तो सारे सरकमस्टांसेस को देखने हुए कहीं ना कहीं
ये सवाल उठे कि भाई क्या कलकत्ता पुलिस ने कोई जल्दीबाजी तो नहीं करी इस मामले को लेकर, लेकिन पुलिस की अपनी ड्यूटी होती है, उनके अपने कारण होते हैं, वो तो ट्रायल में चीज़ें निकल के आएगी। लेकिन सीखने वाली बात यह है कि आपकी आज़ादी, जब आप एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स और ये लिबर्टी को जब आप इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपके इस इस्तेमाल करने से किसी भी कम्युनिटी का अगर रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होता है, या दो कम्युनिटी के बीच में इस तरीके की जो है जहाँ पे एक दूसरे के अगेंस्ट द्वेष का भाव आ सकता है, तो आपको इस तरह के कमेंट करने की आज़ादी नहीं है, इसमें आपके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है। As far as I know, the warrant is issued only when there is a chance of being absconding from the police. And in this case particularly, why not summon being issued in this case? What is your point on that? Okay, like in this case, yes, I was discussing the normal procedures where, of course, the summon is required to be there, notice and summon need to be issued. That's the reason I tell you. For example, she has been a common student and maybe a common person and does not belong to any political party or she is not a big figure. अदरवाइज इसी तरह के केसेस में ऐसे कई जगह देखे गए हैं जिनके अगेंस्ट एफआईआर हो गया है, लेकिन वो समन इशू हो रहे हैं, वो कई बार प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, और लेकिन पुलिस इतना क्विक फिक्स से एक्शन नहीं लेती है। लेकिन इस केस में जैसा कि पुलिस ने ये कहा कि नहीं हमने समन इशू किया था, बट समन पे कोई रिपोर्ट नहीं आई, और जब बाद में बयान निकल के आए उनके पेरेंट्स ने कहा कि नहीं हम लोग कलकत्ता गए थे, वी हैव अटेंडेड द पुलिस। तो इसलिए यहाँ पे जो मैंने पहले कहा कि जो लीगल प्रोसीडिंग्स की बात करते हैं कि यस समन मैंडेटरी क्योंकि बिलो 3 इयर्स वाला है, और क्या इतनी ज़रूरी थी अरेस्टिंग, ये विषय पैदा होता है, क्योंकि तो ये कई सवाल यहाँ पे जो उठते हैं, तो हम पॉलिटिकल क्वेश्चंस यहाँ पे आई डोंट वांट टू डिस्कस इनटू दैट, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो ऐसी कई बार पॉसिबिलिटी हो जाती है कि कई बार जो बड़े केसेस में भी अरेस्टिंग नहीं होती है और कई बार छोटी केसेस में भी अरेस्टिंग हो जाती है। तो यहाँ पे यस हमें सोचने की ज़रूरत है कि कभी भी जुडिशियल सिचुएशन में ऐसा देखा गया है, और हमारे कोर्ट्स ने कई बार ये पुलिस को ये निर्देश भी दिया है कि आपका एक्शन पिक एंड चूज बेसिस पे नहीं होना चाहिए। जैसे कि भाई कोई बहुत कमज़ोर है तो आपने तुरंत उसको उठा के अरेस्ट कर लिया, और कोई बहुत पावरफुल है तो आप जो है वो आसपास भी नहीं भटक रहे, उनको आप समन पे समन, 1 बार समन, 2 बार समन, 5 बार समन भेज रहे हैं। जैसे तो आपने देखा होगा कि जैसे दिल्ली में ही जो है अगर पॉलिटिकल केसेस हम देखते हैं, जैसे या जो ईडी के केसेस थे जिसमें केजरीवाल जी और इधर मनीष सिसोदिया, इन लोगों को कई बार सम्मन, 5 बार, 6 बार, 8 बार सम्मन दिए गए, और बाद में जाके तो प्रोसेस ये होता है कि कई बार आप सम्मन देते हैं, जब 2-3 बार 4 बार पे सम्मन नहीं होता है तो देन फिर आप वारंट इशू कराते हैं। तो मैंने इसलिए पहले सवाल उठाया कि सवाल यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट है बेसिकली जिसने वारंट इशू किया है, उनके विजडम पे सवाल उठता है कि क्या आपने फैक्ट्स को वेरीफाई किया कि कंप्लेनेंट कौन है, उसमें क्या फैक्ट्स आए हैं, समन कितनी बार इशू किए गए हैं, उस समन को सर्विस रिपोर्ट क्या है उसकी, ये सारी बातों को देखना ज़रूरी है। Sir, I just want to ask you something else. There is a video circulating in the online which shows that the honorable justice who came to give the bail to the Panoli, she is reprimanding him for the act which he has done. So what do you have to say on that? No, like yes, honorable justice basically what happened, like his objective is basically to teach a little lesson to the, because if you do this kind of mistake and irrespective of so you land up, it's a pity on any student कि out of excitement you put this kind of comment and you end up with a jail, and which is not very pleasant experience for anybody. So because honorable judges are like here, like the figure like a guardian, and
of course the matter comes and later on, but the first date, because he has issued the notice, but at the same time of course he was warning कि what is required, आप इतना excitement में how you can give this kind of comment, और अगर आपने दिया है तो you have to face the consequences, you cannot get away with it, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सोशल मीडिया में चीज़ें डिलीट नहीं होती है, यहाँ आपको गलतफहमी हो जाएगा कि आपने डिलीट कर दिया है, लेकिन वंस इट इज़ गॉन इट इज़ गॉन, और वो अगर कोई भी एजेंसी चाहे तो वो पूरा डिटेल निकाल सकती है। So, sir, my question is, why often Kolkata High Court be seen with a strict view on secularism? No, it's a strict views because it is a part of our constitution, and as I told you, because all our honorable judges have a responsibility to act as per the constitution, और जो संविधान में अगर धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म है तो उन्हें अगर ऐसा कोई भी पॉइंट मिलता है जहाँ पे लगता है कि लोग लाइन क्रॉस कर रहे हैं, तो चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, तो उनको वो लाइन खींचने का काम है। तो जो हमारा जुडिशरी का काम है वही कि हमारे समाज में कोई भी चीज़ अगर आउट ऑफ लाइन जाएगी या आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जाएगा, तो हमारे जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो लाइन पे लाएँ, उसको वो ठीक करने के लिए दिशा निर्देश दें। और इसीलिए कई बार ऐसा भी होता है कि कोर्ट जो है सो मोटो केसेस भी लेती हैं जहाँ पे लगता है कि चीज़ें जो है वो लाइन से ज़्यादा बाहर हो रही है या कोई चीज़ें खराब हो रही है, तो उस पर वो एक्शन लेते हैं। So why was Mr. bail application denied initially? इनिशियली इट वॉज नॉट अ डिनायल, ये अगेन लॉ स्टूडेंट्स को ये बात समझने वाली बात है कि इट वॉज नॉट अ डिनायल। जब बेल एप्लीकेशन फाइल हुआ तो नेचुरल बात था कि जो सेक्शंस था और जिस तरह से चीज़ें हुई, तो हाँ ये चीज़ें हैं कि इसमें ट्रायल कोर्ट से भी बेल हो सकता था। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि आखिर मैटर को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तक क्यों आना पड़ा। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, और ये हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि भाई जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं उसमें भी ट्रायल कोर्ट बेल नहीं देती है, जो लगता है कि जो ऑफेंसेस में ट्रायल कोर्ट में ही बेल हो जाना चाहिए। इवन सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस जो सीबीआई है उसमें पूरी दिशा निर्देश दे रखा है उन्होंने, तो उसके बावजूद भी ये देखने में आया ये कि हमारे जो जूनियर कोर्ट्स हैं, लाइक जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं में जो एडीजे हैं या मजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं, वो अपने अधिकार क्षेत्र या डिस्क्रिशन पावर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसका कारण ये हो सकता है कि शायद वो इस केस में देखते हैं कि भाई इतना बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर, पता नहीं मेरा आई डोंट नो हाउ द थिंग्स विल टेक, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो एक अलग प्रेशर में काम करते हैं उनके ऊपर, जबकि हम कहते हैं कि जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है जिस भी स्टेट में है तो उस स्टेट का कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस जो है वहाँ पे प्ले करता है, और इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अदरवाइज वो नीचे की कोर्ट में, आपने पहले की बात कही कि ये बेल नीचे के कोर्ट में ही हो जाना चाहिए था, हाई कोर्ट तक की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर ये मामला हाई कोर्ट तक आया, और हाई कोर्ट में यस, फिर मैंने कहा ना कि सोशल मीडिया में लोगों को आधा नॉलेज है, तो जज साहब ने बेल रिजेक्ट नहीं किया, उनका नोटिस दिया। नोटिस में नेचुरल बात है, और केस डायरी मंगाई कि लेट मी सी द कंप्लीट केस डायरी की क्या इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ, क्या पूछताछ हुई एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इसलिए क्या होता है कि तो उन्होंने नेक्स्ट दिन केस डायरी मंगाया, क्योंकि भाई हो सकता है जज साहब ने वो वीडियो देखा नहीं देखा व्हाटएवर, तो इन्वेस्टिगेशन क्या हुई, क्यों ज़रूरत है रखना इनको जेल में, ये सारी चीज़ें, तो इसलिए, और उसके बाद दूसरे दिन बेल दिया गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई, और एक चीज़ और थी कि शायद वो वेकेशन बेंच था, जहाँ तक कि कैलकाटा में उस समय छुट्टियाँ चल रही थी, तो इसलिए जो है प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगा, और लेकिन फाइनली जो है वो बेल हो गया। Therefore, like from this case we can conclude like yes, we have an independence like given by our constitution. We call it like right to freedom of speech that is there. But that freedom comes with a lot of responsibility, and please use this freedom with a lot of cautions, क्योंकि स्पेशली सोशल मीडिया में आप जब ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने वीडियो बना रहे हैं या कुछ कमेंट दे रहे हैं, तो आपको बहुत सोच समझ के देना चाहिए, बिकॉज अगर आपके किसी भी
इस तरह के कमेंट से किसी एक पर्टिकुलर समुदाय या किसी ग्रुप या किसी रिलीजियस ग्रुप का सेंटिमेंट हर्ट होता है तो आपके लिए परेशानी हो सकती है। और इसलिए शर्मिष्ठा पनोली वाला जो केस है वो हम सब के लिए एक लेसन है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बाकी सब लोग भी इससे सीखेंगे और इस तरह की जो है गलतियों करने से बचेंगे।